कहानियों की श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रस्तुत है मालती जोशी की पिया पीर न जाने। सालगिरह की पार्टी पूरे जोरों पर थी। सफ़ेद फूलों वाले आसमानी फ्रॉक में रसिका परी सी लग रही थी। उसका गोरा गुलाबी चेहरा खुशी से दमक रहा था। खुशी सिर्फ सालगिरह की नहीं थी, चाचा से अपना इनाम वसूलने की भी थी। इस साल 5वीं की परीक्षा में वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी और बोर्ड में भी उसका 5वां नंबर था। औरों ने तो सिर्फ पूरी बधाई ही दी थी। 10-20 रुपए की मिठाई बांटने से ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाई थी। पर उसके चाचा ने एकदम शहनशाही अंदाज में कहा था, आज गुड़िया तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। मुझे लगा था गुड़िया कोई फ्रॉक, खिलौना या बहुत हुआ तो साइकिल मांग लेगी, पर उसने तो हम सबको सकते में डाल दिया। उसने कहा, चाचा इस साल मेरा भी बर्थडे बनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा भैया लोगों का मनता है। इस घर में लड़कियों का जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं, कम से कम मुझे तो ऐसा ही बताया गया था। वंदना के लड़कियां होती तो शायद इस नियम में फेरबदल हो जाता, पर अम्मा जी की मर्जी के विरुद्ध अपने बच्चों की सालगिरह मनाने की जरूरत हम में नहीं थी, ना ही इतनी हैसियत थी। बेटियां कई बार इस बात के लिए मचल भी चुकी थीं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हसरत उसके मन में इतनी गहरी बैठ चुकी थी। इसीलिए चाचा ने जब कुछ मांगने के लिए कहा तो रसिका ने सोचने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं लिया। यह उसके नन्हे से मन की सबसे बड़ी कामना थी। देवर ने भी अपने वचन के साथ पूरा पूरा न्याय किया। रसिका की सालगिरह भी उसी शान के साथ मनाई गई जैसी विकास, विलास या विश्वास की मनती रही थी। इसीलिए रसिका के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। अपनी दीदी के साथ खड़ी लतिका भी आनंद विभोर हो रही थी। देवर और वंदना नन्हे मेहमानों का मनोयोग से स्वागत कर रहे थे। आज शाम दोनों नर्सिंग होम नहीं गए थे और यह एक बहुत बड़ी बात थी। दोनों की, खासकर देवर की, रसिका पर बहुत ममता थी। 3 बेटों को जन्म देने के बाद भी शायद एक बेटी की चाह मन में रह गई थी। मैं हमेशा की तरह चिक की आड़ में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। लग रहा था कि आज दोनों को मेरी ही नज़र लग जाएगी। अम्मा जी जब तक वंदना के बेटों की नज़र उतारा करती हैं, आज उनसे कहूँ तो शायद मेरी बेटियों पर भी मेहरबान हो जाए। अम्मा जी, मैंने कांपते स्वर में कहना चाहा, पर वे शायद कुर्सी पर बैठी मेरे मुखातिब होने की ही बाट जो रही थी। मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही बोल उठी, तुमसे एक बात कहनी थी बहू। कहिए। जो भी कैश आए वंदना को थमा देना, उसे अच्छा लगेगा। जानती हो, लड़की की जरा सी जिद के लिए उसने पूरे 500 का खर्च किया है। यह बात अम्मा जी बाद में भी कह सकती थी, पर वे सही टाइमिंग की कायल हैं। जानती हैं, मेरी खुशियों का स्वाद छीनने का यही सही वक्त है। दुख तो हुआ ही, पर उससे ज़्यादा रोष हुआ है। फिर भी अपने को जब्त करके मैंने कहा, अम्मा जी, ये बच्चों की पार्टी है, यहाँ कोई कैश थोड़ा ही देता है। बहुत हुआ तो पेन, पेंसिल, चूड़ियाँ, बूंदे, गेम्स या ड्राइंग बुक, बस यही चीज़ें चलती हैं। फिर भी जो भी है वंदना को दिखा देना। जब उसने इतना किया है तो अपना भी कुछ फर्ज बनता ही है। सारी खुशी हवा हो गई। यही तो वे चाहती थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम लोग इस तथ्य को भूल ना जाएं कि हम किसी की मेहरबानियों पर जी रहे हैं, इसीलिए याद दिलाती रहती हैं। बच्चों ने मेहमानों के जाने तक बड़ी मुश्किल से सब्र किया। फिर वे विश्वास की मदद से पैकेट्स खोलने बैठ गए। उनकी उत्सुकता का कोई अंत नहीं था, पर मैंने बड़ी निर्ममता से सारे पैकेट बटोर लिए और धड़धड़ाते हुए वंदना के कमरे में पहुंच गई और उसके पलंग पर पटक दिए। वे दोनों कपड़े बदल रहे थे। मेरे इस अनपेक्षित आगमन से बुरी तरह चौंक गए। अपने को किसी तरह संभाल कर वंदना ने कहा, ये क्या है दीदी? प्रेजेंट्स है, हाई कमान का हुक्म है कि पहले तुम देखोगी। 500 रुपये खर्च किए हैं, तुम्हारा इतना तो हक बनता ही है। दीदी, मैंने तो यह सब नहीं कहा है। फिर मुझे क्यों ताने दे रही हो? और अम्मा की बात को लेकर आप बच्चों के रंग में भंग क्यों कर रही हैं भाभी? अम्मा तो सठिया गई हैं, जो मुंह में आया कहती रहती हैं,
पर आप तो समझदार हैं। देवर का स्वर हमेशा की तरह शांत और शीतल था। लगा जैसे मेरे सुलगते हुए मन पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे दे दिए हैं। अपने आवेग पर शर्म भी आई। कमरे में आकर देखा लड़कियां गुमसुम सी बैठी हैं। चेहरा इतना सा निकल आया है। तभी विशु दोनों को बुलाने आया। उपहार खोलने का काम फिर चाचा के कमरे में ही संपन्न हुआ। लौटते हुए दोनों के हाथ में ढेर सारा सामान था। लतिका खुशी से उछल रही थी, पर रसिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। जो कुछ हुआ उसका मतलब चाहे वह समझ न पाई थी, पर यह सब सामान्य रूप से घटित नहीं हुआ, इतना समझने की उसमें अक्ल थी। लतिका अपने अपने में मग्न थी। मेरे गले में दोनों बाहें डालकर बोली, माँ, पता है चाचा बोले हैं कि तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हारी भी पार्टी करेंगे। नहीं, मैं जोर से चीखी। अब किसी की कोई पार्टी नहीं होगी। ये पहली और आखिरी पार्टी थी, बस। क्यों मम्मी? इसीलिए कि तुम मम्मी की बेटी हो। और कहते कहते मैं बिलख पड़ी। इतनी देर से जिन आंसुओं को थाम रखा था वे बेरोक टोक बह निकले। रमा रमा, होश में आओ रमा। लगा मुझे जैसे कोई झकझोर कर जगा रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, यही थे। क्या हुआ? यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी क्या? सपना कहाँ, वह तो सच था, कड़वा सच। उठो, जरा मुँह हाथ धो लो, तब जरा फ्रेश लगेगा। इनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए बेमन से ही सही उठ गई। बाथरूम से निकलकर आई तो सामने की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नजर पड़ी। लाल स्याही से रेखांकित एक तारीख दूर से ही चमक रही थी। सुबह भी यही हुआ था। उठते ही यह तारीख मन में घर कर गई थी। तब से अनवरत दिमाग में चक्कर काट रही थी। शायद इसीलिए यह सपना आया था। पर यह सपना कहाँ था? यह तो सच था, कड़वा सच। आज कौन सी तारीख है पता है? होगी कोई, क्या फर्क पड़ता है। याद है, आज से ठीक 16 साल पहले एक नन्ही सी गुड़िया हमारे घर आई थी। इनका चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। आज लतिका का जन्मदिन है। उन्होंने एकदम मुंह फेर लिया। शायद उन्हें याद आ गया हो कि इस नन्ही गुड़िया के आगमन पर उन्होंने कितना बावेला मचाया था। इस चौथी कन्या के लिए मुझे कितना कोसा था। शायद इसी शर्म के कारण वे लतिका को अंतिम विदाई देते हुए ठीक से रो भी नहीं सके थे। अम्मा जी का कहना था कि दुख ने उन्हें पत्थर बना दिया था, पर सच तो यह है कि पत्थर तो वो शुरू से ही थे। यह दुख उन्हें पिघला सकता तो बड़ी बात होती। इसी पत्थर दिल इंसान के लिए मैंने रसिका के बाद वाली दोनों कन्याओं का गर्भ में ही गला घोट दिया था। पर लतिका के वक्त मैं अड़ गई कि यह पाप मुझसे बार बार नहीं होगा। मेरी जिद को वंदना ने इसी शर्त पर मान लिया था कि यह सिलसिला अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसका तर्क था कि यह कैसा कौन सा खानदान मुगलिया है जिसके लिए आपको वारिस ज़रूर चाहिए। तो उस बार मैंने लतिका को डॉक्टरों के निर्मम हाथों से तो बचा लिया था, पर काल के क्रूर हाथों से उसे न बचा पाई। और आज उसका जन्मदिन है। मैं निढाल होकर फिर लेटने लगी तो ये बोले, अब उठ ही गई हो तो चाय बना लो, 4:30 बज रहे हैं। अम्मा फड़फड़ा रही होंगी। मैं इन्हें आंखें फाड़े देखती ही रह गई। क्या ये लोग मुझे अपनी बेटी का 13 दिन भी शुभ मनाने नहीं देंगे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझे मिसरानी से ज़्यादा कुछ समझते भी हो या नहीं। पागलों की सी बातें मत करो। आजकल कोई तुमसे कुछ कहता भी है, वह तो आज इसलिए कह दिया कि माता दिन अभी तक आया नहीं है। घर में छोटी भी तो है। छोटी ने कब बनाई है चाय? हाँ, छोटी यानी कि वंदना चाय कभी नहीं बनाती क्योंकि वह डॉक्टर है। वह खाना भी नहीं बनाती क्योंकि वह डॉक्टर है। असल बात यह नहीं, दुनिया भर की डॉक्टर्स अस्पताल के साथ साथ घर में भी खटती हैं। पर वंदना को इसकी ज़रूरत नहीं। उसके पास 24 घंटे की मुफ्त नौकरानी है। वह किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती क्योंकि वह बॉस है, अन्नदाता है, रिश्ते का लिहाज करती है, मीठा बोलती है। यही क्या कम है? क्या सोच रही हो? यही कि अम्मा का तो बहाना है। असल में तुम चाय के लिए फड़फड़ा रहे हो, यही समझ लो। तो जाकर बना क्यों नहीं लेते? इस पर उनकी आंखें फैल गईं। मैं चाय बनाऊंगा? क्यों? दुनिया जहान के लोग चाय बनाते हैं, बीवियों को भी बनाकर पिलाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ।
तो बैठे रहो, मैंने कहा और पसर गई। वे फटी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। उन्हें ही क्यों, मुझे खुद अपने पर आश्चर्य हो रहा था। मैं इतनी निर्द्वंद्व कैसे हो गई? न सास का डर रहा, न पति का। जानती हूँ ना कि वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मुझसे क्या छीन लेंगे। मेरा सब कुछ तो लुट गया। अब मैं किस लिए इनकी फरमाबदारी करूँ? मुझे लड़कियों के लिए एक छत दरकार थी, इसलिए पूरे 20 साल तक सबकी चाकरी बजाती रही। अब दोनों फुर्र से उड़ गई हैं। अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। लड़कियां मुझे हर डर से, चिंता से मुक्त कर गई हैं। ये मेरे सामने आकर बैठ गए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ रमा, पर तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। किसी के चले जाने से जिंदगी तो समाप्त नहीं हो जाती ना। मेरी तो हो गई है। अगर सांस के चलने को ही जिंदा रहना कहते हैं तो मैं जिंदा हूँ, वरना अब मेरा अग जग से कोई नाता नहीं रहा। उनका चेहरा फिर पहले की ही तरह भावहीन हो गया। जाहिर है, जो व्यक्ति पल पल को अपनी चाय की तलब नहीं बुला सकता, वह मेरे दुख की परिभाषा क्या समझेगा। पलंग पर लेटे लेटे मैं अपलक नेत्रों से पंखे को देख रही थी। वह अनवरत घूम रहा था। उसे यूं घूमते देखकर मुझे भी चक्कर आ रहे थे। आंखों की रोशनी धुंधलाने लगी थी। उस धुंधली रोशनी में मुझे गुलाबी यूनिफॉर्म पंखे से झूलती नजर आई। पंखे की तेज गति के साथ वह भी होड़ ले रही थी, पर मुझे लग रहा था कि किसी भी क्षण वह फर्श पर धम्म से आ गिरेगी। सांस रोककर मैं उस दारुण क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। पंखे की घरघराहट किसी आसन्न मरण व्यक्ति के गले की घरघराहट सी लग रही थी। उससे मेरे कान फटे जा रहे थे। मैं उठकर पंखा बंद करना चाह रही थी, पर मेरे हाथ पांव जवाब दे गए। रमा रमा सुनो, विकास आया है। विकास और विभा दोनों आए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने पंखे से अपनी दृष्टि हटाकर उनकी ओर देखा। कौन आया है? विकास। विकास और विभा दोनों आए हैं। उनके चेहरे का उल्लास मुझे शूल सा चुभा। मैंने खींच कर कहा, आए हैं तो मैं क्या करूं? जाकर आरती उतारूं? कम से कम उठकर बैठ तो सकती हो। वे लोग शायद इधर आते ही होंगे। कोई लाट साहब हैं वे जो। मेरी बात पूरी भी ना हो पाई कि विकास भीतर आ गया। ये अपनी खास शोक मुद्रा में मुंह लटकाकर बैठ गए। बेचारा विकास भी सिर झुकाकर उनके पास बैठ गया। वह मेरी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर मैं उसे अपलक देख रही थी। मुझे नन्हा विकास याद आ रहा था, जो रात दिन बड़ी माँ के कमरे में घुसा रहता था। वंदना अपने पेशेंट्स में छोटे विलास में व्यस्त रहती। लाड़ प्यार को तरसता विकास मुझसे चिपटा रहता। फिर रसिका हुई और वह नन्ही गुड़िया का संरक्षक बन गया। उम्र के साथ साथ भाई बहनों का यह अकृत्रिम प्यार भी पनपने लगा। वे लोग 5 भाई बहन थे, 3 भाई 2 बहनें। बाहर वालों को कभी पता ही नहीं चला कि वंदना के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से। राखी और भाई दूज साल के सबसे बड़े त्योहार होते थे और महीनों उनकी प्रतीक्षा होती थी। प्लान बनते थे। हायर सेकेंडरी के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विकास नानी के पास जयपुर गया और पहली बार रिश्तों में दरार पड़ी। विकास को बार बार एहसास दिलाया गया कि वे तुम्हारी सगी बहनें नहीं हैं। विकास क्रमशः दूर होता चला गया। उसकी देखा देखी विलास भी कटने लगा। पता नहीं क्यों विशु भी चिढ़ा चिढ़ा सा रहने लगा और उसकी यह खींच उसके प्रत्येक वाक्य से परिलक्षित होने लगी। लड़कियां बेचारी भूली थी, इस बदलाव से दुखी होती और भाइयों को मनाने का जतन करती, पर उनकी जैसे हर बात लड़कों को खटकने लगी। विकास की शादी में तो हद ही हो गई। कितनी उमंग से उन्होंने कपड़े बनवाए थे, कितनी हसरत से भाभी की प्रतीक्षा की थी, पर सब पर पानी फिर गया। पहले तो विकास को इन दोनों का उसके दोस्तों के सामने इठलाना इतराना ही अखर गया। फिर शादी की हर रस्म में बहनों के नेक मामा की लड़कियां करने लगी। दोनों बेचारी अपना समूह लेकर रह गईं। सबसे बुरा तो तब लगा जब उपहारों में यह कहकर कटौती की गई कि कोई सगी ननद तो है नहीं। नई नवेली भाभी ने भी दोनों को हाथ भर की दूरी पर ही रखा। इसका पाठ भी शायद वह घर से पढ़कर आई थी। इसीलिए विकास की शादी के बाद रसिका का मन घर से एकदम उचट गया।
भाइयों के संरक्षण में एक आश्वस्ति सी अनुभव करती थी वह। जब उसमें व्यवधान पड़ा तो उसने अपने स्नेह का आलंबन बाहर खोजना शुरू किया। विकास को देखकर वह सारा इतिहास याद आ गया था। मन एकदम काट हो गया। दरवाज़ा फिर बजा। इस बार विभा थी। शायद अम्मा जी ने ठेल ठाल कर भेजा हो, नहीं तो इस कमरे में वह कभी नहीं आती। पैर छूने की रस्म भी वह बड़े बेमन से अदा करती है। मैं तो बचना चाहती हूँ, पर अम्मा जी बुलाकर मुझे उसके सामने कर देती हैं कि लो अपनी बड़ी सास के पैर छुओ। विभा आई, पैर छूने का इशारा सा किया और फिर मेरे पलंग पर बैठ गई। पिछले 10 मिनट से कमरे में सन्नाटा था, पर विभा के सामने तो कुछ न कुछ बोलना ही था। विकास ने ही पहल की। यह सब कैसे हो गया बड़ी माँ? क्या मालूम बेटा कैसे हो गया। पता होता तो हम लोग होने देते, इन्होंने कहा। लेकिन चाचा, घर में इतने लोग थे, क्या कोई भी उसे रोक नहीं सका? घर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। यह कांड तो उसके क्लासरूम में हुआ है। वह तो चौकीदार शाम को दरवाज़ा बंद करने आया, तब उसकी नज़र पड़ी। तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन घर में इतने लोग थे, किसी से तो उसने मन की बात कही होगी। सुनने की फुर्सत किसके पास थी विकास? मैंने कसीले स्वर में कहा। सब लोग तो कहने में लगे हुए थे। कहनी अनकहनी सब तो कह डाली। बड़ी तो सामने थी नहीं, इसी पर मन की भड़ास निकाल ली। और हर बार यह ताना भी कि अब इससे शादी कौन करेगा। भावुक लड़की थी, नहीं सह पाई। पर बड़ी ने, मेरा मतलब है रसिका ने भी तो अच्छा नहीं किया। इन्हें तो सुनकर इतना शौक लगा था। विभा ने मुंह खोला, पर मैंने तवज्जो नहीं दी और विकास ने कहा, अब आए ही हो तो लगे हाथ उसकी भी मातम पुरसी कर डालो विकास, क्योंकि इस घर के लिए तो वह मर ही चुकी है। ऐसा नहीं कहते बड़ी माँ, छोटी बहन है मेरी, जहाँ भी रहे सुख से रहे। पर आप ही बताइए, ऐसा कदम उठाने से पहले उसे कुछ सोचना चाहिए था कि नहीं? कैसे घर में पली बढ़ी है और अब ऐसे अदने से आदमी के साथ गृहस्थी करेगी। हमारे दुख की बात जाने दीजिए। ऐसी शादी से क्या वह खुद ही सुखी रह पाएगी? सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है विकास। प्रेम अंधा होता है, यह तो सुना था, पर इतना अंधा होता है यह पता नहीं था। विभा ने मुंह बिचकाकर कहा, जाति धर्म उम्र, रसिका ने किसी एक बात का तो ख्याल किया होता। पापा तो उन्हें डॉक्टर बनाने की सोच रहे थे, और इतनी बड़ी दुनिया में रसिका को पापा का कंपाउंडर ही मिला। छी, सोचते भी शर्म आती है। विकास ने आंखें तरेर कर बीवी की ओर देखा, पर तब तक वह अपनी बात कह चुकी थी। मैंने कहा, विभा, तुम्हें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम किस किस की जवाबदेही करती फिरोगी? कोई पूछे तो कह दिया करो, हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते ऐसे टूटते हैं बड़ी माँ। इन रिश्तों में अगर जरा भी दम बाकी होता ना विकास, तो लड़कियाँ अपने आप को इतना असुरक्षित, इतना असहाय न समझती। अपनों पर जरा भी भरोसा होता तो बाहर आश्रय न खोजती। पर उन्हें तो हमेशा यही लगता रहा कि वे इस घर पर बोझ हैं। दोनों ने अपने अपने ढंग से इस बोझ को हल्का कर दिया। अब उन्हें भूल जाओ। विकास चुपचाप उठ गया, पीछे पीछे विभा भी। उनके कमरे से बाहर जाते ही ये फट पड़े। 1000 मील की दूरी से किराया खर्च करके वे दोनों आए थे, पर तुम ढंग से बात भी ना कर सके। क्या सोचा होगा उन लोगों ने? जो लोग मातम पुरसी करने आते हैं, वे इस तरह जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। इस समय रसिका का प्रसंग उठाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इन सब के लिए तो रसिका की शादी ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बेचारी लतिका, वह तो यूं ही मारी गई। किसी ने आंखों में 2 बूंद आंसू तक नहीं लाए। रोने लायक मौत हो तो आदमी रोता भी है। यहाँ तो कोर्ट कचहरी करते करते दम फूल गया। लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती हैं सो अलग। दोनों ने कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। इससे तो मैं निसंतान ही रह जाता तो अच्छा था। कम से कम यह मनस्ताप तो न झेलना पड़ता। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। निसंतान ही हो गए हो अब तुम। यही वर थोड़ा जल्दी मांग लेते तो अच्छा था। लड़कियों के पर निकलने से पहले ही हिसाब साफ हो जाता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अपने साथ दूसरों का दिमाग भी खराब करती हो। इस घर को तुमने कभी ठीक से समझा ही नहीं।
खुद ही दुखी होती रहीं, लड़कियों के मन में भी जहर बोती रहीं। इसीलिए आज यह दिन देखना पड़ा है। शुरुआत में सचमुच मैं इस घर को, इन लोगों को जान नहीं पाई थी, पर वह बहुत पुरानी बात है। अब तो सबका भीतर बाहर जान गई हूँ। उन दिनों हम माँ बेटी पुश्तैनी मकान के 1.5 कमरे में गुजारा कर रही थी। बाकी मकान छोटी जिज्जी की शादी में ही बिक चुका था। हर लड़की की शादी में अम्मा का कुछ न कुछ बिकता गया था। बड़ी जिज्जी की शादी में मकान पर शामत आई थी। उमा की शादी में अम्मा का गहना गुड़िया बिक गया था। अब तो अम्मा के पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं रह गया था। इसीलिए मेरी शादी की आशा दुराशा मात्र रह गई थी। उल्टे मुझे गुजारे के लिए नौकरी करनी पड़ रही थी। उसी दौरान एक दिन शांति बुआ अचानक घर पर पधार गईं। शांति बुआ रिश्तेदारों में हमारी सबसे अमीर हस्ती थी, इसलिए उनका रूप दाब भी काफ़ी था। जिसके यहाँ जाती वही धन्य हो जाता। अम्मा भी उनके स्वागत में बिच बिच गईं। अपने स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर बुआ बोली, भाभी, रमा की शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? जिंदगी भर क्या उसकी कमाई के लालच में घर में बिठाकर रखोगे? ईश्वर जानता है बीबी जी, मुझे रात दिन सिर्फ उसकी शादी की ही चिंता लगी रहती है। लेकिन पूरी चिंता करने से क्या होता है? कमर में तो एक तांबे का धेला भी नहीं है। सेंत मेंत में कोई ब्याह ले जाए तो मैं आज विदा कर दूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो किसी मंदिर के ओसारे में भी दिन काट लूंगी। किसी का खाना बनाकर गुजारा कर लूंगी। बस यह बोझ कोई मेरे सिर से उतार ले। ईमानदारी से कह रही हो, चाहे जिसकी कसम ले लो। सच्चे मन से कह रही हो तो ठीक है। वंदना का जेठ कुंवारा बैठा है, कहो तो बात चलाऊं। कुंवारा है कि दुहाजू है? कुंवारा ही समझ लो। गौने से पहले ही बीवी मर गई तो कुंवारा ही हुआ ना। उनकी अम्मा में गुण ढंग होते तो कब की दूसरी शादी हो गई होती, पर वे बस अपनी सेवा चाकरी ही करवाती रहीं। अब वंदना ने जिम्मा लिया है। मुझसे बोली, मम्मी तुम भी जरा ध्यान रखना। तो मुझे एकदम रमा का ध्यान आ गया। करता क्या है? अरे करने को क्या है, काम ही काम है। इतनी लंबी चौड़ी खेती है, वही तो देखता है। ये दोनों तो शहर में प्रैक्टिस करते हैं, देखने भी सुंदर है। मेरे दामाद को तो देखा है ना तुमने? वह तो सांवला है या खूब गोरा है, कसरती शरीर है। हाँ, पढ़ाई जरूर कम है, इंटर पास है, पर अपनी रमा तो बीए है ना। अरे उस बीए को क्या चाटना है? कोई 500 रुपल्ली भी नहीं देता। तुम तो बीबी बात पक्की कर दो, रमा से तो पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना, अम्मा ठीक कह रही थी। मुझसे भला क्या पूछना था? एक अदद पति, एक मुनासिब सा घर और एक सुरक्षित भविष्य। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी दरकार नहीं था। पति सुदर्शन था या मेरे लिए सोने पर सुहागा वाली बात थी। एक बार हाँ करने के बाद अम्मा को कुछ नहीं करना पड़ा। सब कुछ बुआ ने ही किया। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मेरी बहन और बहनोई बहुत बौखलाए, ताने उल्हाने भी दिए कि हम लोग क्या मर गए थे वगैरह। अम्मा ने तो साफ सुना दिया, 27 साल की हो चली थी लड़की, तुम्हारी मेहरबानियों का और कब तक इंतजार करती। सेंत मेंत में इतना अच्छा घर पर दिलाने के लिए माँ जिंदगी भर के लिए बुआ की कर्जदार हो गई थी। यह तो शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि इस शादी ने मेरी सास को भी बुआ का एहसानमंद बना दिया था। एक बार अम्मा के पास गई थी तो रिश्ते की एक और बुआ से मुलाकात हो गई। मुझसे तो खैर उन्होंने कुशल मंगल ही पूछा, पर माँ से बोली, तुम्हारे दामाद कुछ काम धंधा नहीं करते? काम क्या करेंगे, खेती बाड़ी देखते हैं बस। बुआ फिक्र से हंसी, बोली, शांति बड़ी चतुरो है भाभी। उसने अपनी बेटी के सिर की बला तुम्हारी बेटी के सिर डाल दी। मतलब? अरे निठल्ला मुस्टंडा आदमी दिन भर घर में बैठा रहता है तो किसे अच्छा लगता है। वंदना तो गांव जाने से भी डरती थी, पर सास भी क्या करे, ढंग का कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी फिर शांति को जिम्मा सौंपा गया। पता है इस शादी के इनाम में वंदना को क्या मिला? सास ने अपने 3 तोले की मटर माला उसे दे दी है। अम्मा ने यह किस्सा मुझे सुनाया था, उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। लगा कि सारे रिश्तेदारों की तरह वे भी शांति बुआ से खार खाए हुए हैं। मुझे इतना अच्छा घरवर मिल गया है तो अब मुझसे भी जलने लगी हैं। उन दिनों तो मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दिन और रात हम लोग रास रंग में डूबे हुए थे। शादी के 10वें महीने में ही मैंने रसिका को जन्म दिया।
गोरी चिट्टी गोल मटोल सी गुड़िया ने सबका मन मोह लिया। पर उसके पिता बहुत निराश हुए। उन्हें बेटे की कामना थी, इसलिए साल भर के भीतर मुझे फिर गर्भ धारण करना पड़ा। वंदना को पता चला तो वह मुझे शहर ले गई। सोनोग्राफी करवाई गई। गर्भ बेटी का ही था, उसे नष्ट कर दिया गया। मेरे संस्कारी मन को यह अच्छा नहीं लगा, पर वंदना ने समझाया, तुम्हें बेटा चाहिए ना दीदी, फिर उसकी आस में लड़कियों की संख्या बढ़ाने से क्या फ़ायदा। पहले ज़माने में तो लोग निरुपाय थे, पर अब तो सारी सुविधा मौजूद है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। 6 महीने बाद फिर इसी बात की पुनरावृत्ति हुई। नर्सिंग होम से लौटते हुए वंदना बोली, दीदी अब साल भर जरा सब्र करो, बार बार यह सब करना ठीक नहीं होता। अब तुम भी थोड़ा आराम करो और दूसरों को भी मौका दो। यह बात कहते हुए उसका चेहरा रক্তিम हुआ आया था। मैं समझ गई। 6 महीने बाद ही विश्वास का जन्म हुआ। वंदना को बेटी की चाह थी, पर ईश्वर ने उसकी यह इच्छा पूरी नहीं की। ईश्वर मेरे साथ भी तो यही छल कर रहा था। साल भर बाद फिर मेरे गर्भ में एक अंकुर पनपने लगा, लेकिन इस बार मैंने परीक्षण करवाने से साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि अब जो भी है मेरे भाग्य में है और उसे होने दो। इस पर वंदना ने भी शर्त रख दी। बोली, लड़का हो या लड़की दीदी, यह तुम्हारा आखिरी बच्चा होगा। मुझे बच्चों की संख्या बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी, पर जब यह बात मुझ पर आदेश की तरह तारी की गई तो मेरा मन रोष से भर उठा। मुझे आशा थी कि कम से कम इस बार अम्मा जी वंदना के विरोध में खड़ी होंगी, पर उन्होंने भी मुझे चौंका दिया। जैसे ही लतिका का जन्म हुआ, उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि इसकी कोख से भी माँ की तरह लड़कियां ही पैदा होंगी, लड़के की आशा करना व्यर्थ है। ये जरा भी राजी नहीं थे, पर देवर ने समझाया, भाभी की हालत अब ऐसी नहीं है कि वे और प्रसव को झेल सकें। कल को कुछ हो गया तो लड़कियां अनाथ हो जाएंगी। वंदना ने नुक्ता जोड़ा, लड़का हो या लड़की, पालने तो हमें ही है ना। हमारे तो समझ लो कि 5 हो गए। यह बात उसके सामने तो नहीं कही, पर इस ढंग से कही कि हम तक पहुंच ही गई। पहली बार अपनी पराधीनता का बोध हुआ। लतिका के जन्म के कुछ समय बाद ही हम लोग हमेशा के लिए देवर के पास शहर में आ गए। गांव की जमीन और घर दोनों बेच दिए गए। देवर ने शहर में यह शानदार बंगला बनवाया था। एक 3 मंजिला नर्सिंग होम वे बनवा रहे थे, और नर्सिंग होम सिर्फ सीमेंट लोहे से तो नहीं बनता। उसके लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है। इसीलिए पुरखों की जायदाद बेच दी गई। इस तरह हमेशा के लिए देवर के यहाँ आकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगा था, पर कोई उपाय नहीं था। एक तो सारे फैसले अम्मा जी करती थीं, उन पर अपील की गुंजाइश नहीं थी। दूसरे, वंदना ने दबी जबान से यह जता दिया था कि दोनों घरों का खर्च झेलना उन लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है सब लोग एक साथ रहें। इस शानदार बंगले में निचले तल्ले का यह कमरा और इससे लगी बालकनी हमारे हिस्से में आई थी। पिछले कई सालों से मेरी दुनिया इसी में सिमट कर रह गई थी। अम्मा जिंदा थीं तब एक आध बार उनसे मिलने के बहाने चली भी जाती थी। उनकी मृत्यु के बाद तो मैं भी इसी 4 दीवारी में कैद होकर रह गई थी। बहनें इस घर की रईसी से खौफ खाती थीं। बहनों ही इनके निठल्लेपन का मजाक बनाते थे, इसलिए उन लोगों से भी नाता जैसे टूट ही गया। देवर ने हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। हमारा जो भी हिस्सा बनता था हमारे नाम बैंक में जमा करवा दिया। वे तो लड़कियों के नाम भी एफडी भी करवाना चाहते थे, पर लड़कियों की दादी और पिता दोनों ने इस बात का विरोध किया। मेरे या लड़कियों के नाम कहीं 5 पैसे भी जमा नहीं हो सके। इतना सारा रुपया अनायास पाकर इनका दिमाग कुलांचे भरने लगा। ये मूछों पर ताव देकर नित नई योजनाएं बनाने लगे। लड़कियां जब छोटी थीं तो उन्हें हम सिखाते थे, व्हाट इज़ योर फादर? माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। बहुत सालों बाद रसिका ने एक दिन अचानक पूछ लिया था, माँ डैडी एग्जैक्टली क्या बिजनेस करते हैं? दुर्भाग्य यह था कि रसिका जब तक यह प्रश्न पूछने लायक हुई, इनके सारे बिजनेस फ्लॉप हो चुके थे। सारा पैसा 3 तेरह हो गया था। शुरू में मुझे लगता था कि इतने पैसों में तो हम कहीं अलग से छोटा सा घर लेकर रह सकते थे, पर अम्मा जी के रहते
एक शहर में 2 घरों की बात सोचना नामुमकिन था। अब सोचती हूँ अच्छा ही हुआ, अगर लौट कर इन्हीं लोगों की शरण में आना पड़ता तो कितनी ग्लानि होती। यहीं बने रहे यही अच्छा रहा। झूठी ही सही, लाज रह गई। सारे पैसे को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली। दिन भर टीवी देखना, जासूसी उपन्यास पढ़ना या पैर पसार कर सोना। मेरे लिए संतोष की बात यही थी कि इन्हें कोई बुरी लत नहीं लगी। नहीं तो पैसा आदमी को क्या नहीं सिखाता। बेटे की इस अकर्मण्यता के लिए अम्मा जी मुझे ही कोसती, कहती एक लक्ष्मी घर में आती है तो घर भर देती है, एक ऐसी आई है कि पुरखों की जायदाद भी बिकवा दी। पुरखों की जायदाद के बिकने का दुख वे भूल नहीं पाती थी। वंदना तो लक्ष्मी थी, दोनों हाथों से कमा रही थी। वंदना कुछ न भी कमाती तब भी उससे कुछ कहने की ताब अम्मा जी में नहीं थी। वंदना भरे पूरे घर से आई थी। उसके सिर पर बाप का साया था, पीठ पर भाई का हाथ था। अभागी तो मैं थी, इसीलिए बलि का बकरा बनी हुई थी। चाहती तो मैं भी नौकरी कर सकती थी। मेरे पास बीए की डिग्री थी, 5-6 साल का अनुभव था, पर इनकी रईसी आड़े आ गई। इतने बड़े घर की बहू मास्टरनी बने, यह इन्हें गवारा नहीं था। यूं तो वंदना भी बाहर जाकर कमा रही थी, पर वह किसी की गुलाम नहीं थी, अपनी मालकिन आप थी। वंदना भी बोली, दीदी अब तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों कमा तो रहे हैं। सच देखा जाए तो मैं तुम्हारे भरोसे ही निश्चिंत होकर काम करती हूँ। हम दोनों बाहर रहेंगी तो घर का क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा। इससे तो बल्कि भाई साहब कुछ करते तो अच्छा लगता। भाई साहब ही कुछ करने वाले होते तो क्या बात थी, पर सिर उठाकर चलना शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। जब तक हाथ में पैसा रहा ये शाह खर्च बने रहे, घर में भी थोड़ी बहुत इज्जत बनी रही। पर जैसे ही हालत पतली होने लगी, स्थितियां बदलती गईं। घर में इनकी हैसियत एक फालतू सामान से अधिक नहीं रह गई। नौकर चाकर तक इनकी अवज्ञा करने लगे। बच्चे इनसे कतराते रहते। वंदना तो पहले भी कभी सामने नहीं पड़ती थी, जरूरत भी नहीं पड़ती थी। सबका उठना बैठना अलग था, खाने पीने का समय अलग था। महीनों में एक आध बार किसी तीज त्योहार के मौके पर ही हम लोग साथ खाना खाते। उस समय ये यदि कोई मज़ेदार बात सुनाने लगते तो वंदना उपेक्षा के भाव से उठ जाती, या फिर उसी समय पति के कान में फुसफुसाकर कोई गैर जरूरी बात करने लगती। मुझे यह सब कुछ बहुत अपमानजनक लगता। दो एक बार इनसे कहने का प्रयास भी किया, पर ये मुझी पर बरस पड़ते, छोटे घर से आई हो ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में छोटी छोटी बातें आती हैं। अब इस पर चुप कर जाने के सिवा मैं क्या कर सकती थी। मुझे ही नहीं, लड़कियों को भी कभी कभी ये बातें बेहद खलती थी। रसिका अक्सर कहती, माँ डैडी दिन भर हॉल में क्यों बैठे रहते हैं, चाचा के पास कोई गेस्ट आते हैं तो चाचा इंट्रोड्यूस तक नहीं कराते। माँ डैडी से कहो ना कि भैया के दोस्तों से न बोला करें, उन्हीं के साथ फिल्मों की क्रिकेट की चर्चा करने बैठ जाते हैं। बाद में वे लोग कितनी मजाक बनाते हैं पता है। कभी उन्हीं से कह बैठती हैं, डैडी आपको जब जो चाहिए हमसे या माँ से मंगवाया कीजिए। आप घंटों माता दीन या गंगा को आवाज़ देते रहते हैं और वे जवाब नहीं देते, सुनकर भी अनसुना कर जाते हैं। बेटी की बात सुनकर वे आग बबूला हो जाते और उसी को डांटने लगते। वह जल भुन भुन जाती। औरों पर तो बस चलता नहीं है, हम पर गुस्सा उतारते हैं। सच तो यह है कि आदमी एक बार आत्मसम्मान ताक पर रख दे तो कुछ भी असहनीय नहीं रहता। देवर सचमुच देवता पुरुष है। अम्मा जी अपने व्यंग बाणों से और वंदना अपने व्यवहार से चाहे जो जतलाती रही हों, देवर ने हमें कभी यह आभास नहीं होने दिया कि हम उनके सहारे पल रहे हैं। वे हमारे आश्रयदाता हैं। बच्चों में भी उन्होंने कभी फर्क नहीं किया। मेरे बच्चों ने हमेशा अच्छे स्कूलों में शिक्षा पाई, अच्छा पहना, अच्छा खाया। खाने की तो खैर कोई समस्या ही नहीं थी, रसोई मेरे ही जिम्मे थी, पर और भी किसी चीज़ का अभाव कभी महसूस न होने दिया। जब भी मौका लगता वे चुपचाप 100-200 मेरे हाथ में दे जाते। इस बात का पता न कभी उनकी बीवी को लगा न मेरे पति को। वंदना को पता लग भी जाता तो शायद उतना खतरा नहीं था, पर खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
ये इस बात का गलत अर्थ भी लगा सकते थे। रसिका का हायर सेकेंडरी में फर्स्ट क्लास आया तो चाचा ने उसे घड़ी इनाम में दी। कहा कि अगर डॉक्टर बनोगी तो मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भी भेजूंगा। अपने बच्चों में से कोई डॉक्टर नहीं बन सका, इसका उन्हें दुख था। विकास इंजीनियर था, विलास आर्मी में जा रहा था। विशु तो अभी जमीन टटोल रहा था, छोटा भी था। उस पर उनकी आशाएं केंद्रित थीं। वैसे भी रसिका पर उनकी बहुत ममता थी। पहले साल रसिका का पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हो सका। बहुतों का नहीं होता है, पर इस घर में रसिका को किसी ने माफ़ नहीं किया। ताने, उल्हाने और उपदेशों की झड़ी लग गई, इसलिए वह बहुत नर्वस हो गई। दूसरी बार उसने फॉर्म तो भरा, पर पढ़ते पढ़ते अक्सर उसका दिमाग सुन्न हो जाता था। परिणाम वही हुआ जो होना था। वह हिम्मत हार गई, पर चाचा ने हौसला बनाए रखा। तीसरी बार महंगे कोचिंग क्लास की फीस भरी गई। इस बार मैं भी नर्वस हो रही थी। इससे तो अच्छा था लड़की बीएससी ही कर लेती। तीसरे साल विशु भी उनके साथ हो गया था। हालांकि वह पीएमटी की तैयारी कर रहा था, फिर भी एक प्रतियोगिता की संभावना तो हो ही गई थी। रसिका और भी नर्वस और भी अनमनी हो गई थी। उस दिन शाम को जब विशु अपनी क्लास के लिए जा रहा था, तो मैंने आवाज़ देकर कहा, विशु बेटे, तुम्हारी दीदी हड़बड़ाहट में फाइल और पेन घर पर ही भूल गई हैं। तुम्हारी क्लास अगर उस तरफ ही हो तो लेते जाना। विशु कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर बोला, बड़ी माँ, दीदी आजकल जिस क्लास में जाती हैं वहाँ फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब आप दीदी से ही पूछ लेना। सबको लगता है बड़ी माँ कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, पर वह इतना फालतू भी नहीं है कि यूँ जाया किया जाए। विशु की बात सुनकर मैं सन्न रह गई थी। सोच लिया था कि आज ही लड़की से जवाब तलब करूँगी। तब मुझे पता नहीं था विशु की बात इन्होंने भी सुन ली है। शाम को जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, इन्होंने गरज कर पूछा, कहाँ से आ रही हो? क्लास से। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि तड़ से एक चांटा उसके गाल पर पड़ा। पल भर को हम तीनों माँ बेटी सन्न से रह गए। लतिका ने दौड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि बाहर से कोई यह दृश्य न देख सके। उस चांटे की अनुभूति समाप्त होते न होते इन्होंने आंखें तरेर कर पूछा, अब बताओ कहाँ से आ रही हो? रसिका पहले धक्के से संभल चुकी थी। उसने निर्भीकता से उनकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, यह पूछने का अधिकार आपको किसने दिया? इनका चांटा जितना प्रत्याशित था, उससे कहीं अधिक चौंकाने वाला रसिका का प्रश्न था। मैंने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कह रही है पगली? वो तेरे पिता हैं, तो उनसे पूछो कि पिता का कौन सा हक उन्होंने आज तक अदा किया है। लड़की, मैं तेरी जान ले लूंगा, इन्होंने दांत पीसते हुए कहा। और सचमुच वे उस पर पिल पड़े। वह पिटती रही और कहती रही, ले लीजिए, जान ले लीजिए, एक वही तो आपकी दी हुई है, और हम तो जिंदगी भर दूसरों का ही दिया खाते पहनते रहे हैं। उसका हर वाक्य आग में घी का काम कर रहा था। मुझे लग रहा था सचमुच वे उसकी जान ही ले लेंगे। एक दो बार छुड़ाने गई तो उन्होंने मुझे परे धकेल दिया। तुम जैसी माँ है इसीलिए तो लड़की के ऐसे पर निकल रहे हैं। वे उसे पागलों की तरह पीटते रहे। मैं और लतिका एक दूसरे से चिपट कर आंसू बहाती रहीं। बड़ी देर बाद थक कर इन्होंने हाथ रोका। अब इस घर के बाहर कदम रखकर देखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जरूर तोड़ दीजिएगा, इतना ही पुरुषार्थ बाकी रह गया है। वे फिर उस पर झपटने को थे कि मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया। बस, अब बहुत हो चुका। हाँ, तुम तो ऐसे ही कहोगी, मैं बेइज्जती भर का लड़का तुम्हारे मुंह पर ऐसी खरी खरी सुना गया, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। लड़कियों के लाड़ प्यार में तुम ऐसी अंधी हो गई हो कि इज्जत आबरू की भी तुम्हें परवाह नहीं रही। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाती कि विशु की बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं भी बिटिया से जवाब तलब करने ही वाली थी। मेरा तरीका शायद दूसरा होता, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। आते ही इन्होंने उसे रुई की तरह धुन डाला, और अभी हमें यह भी पता नहीं था कि उसके अपराध का कारण क्या था। और जब हमें पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टांग तोड़ने की धमकी के बावजूद रसिका मुंह अंधेरे उठकर कहीं चली गई थी। दिन भर मैं दम साधे बैठी रही, इसी आशा में कि रूठ कर किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी, शाम ढले लौट आएगी। पर जब रात 10 बजे तक भी नहीं लौटी, मेरा माथा ठनका।
इनसे तो कुछ कहना ही बेकार था, फिजूल का तमाशा होता। मैंने देवर की प्रतीक्षा की। उनके घर लौटने पर उन्हें खाने की भी मोहलत न दी और सारा किस्सा सुना दिया। फौरन विशु को तलब किया गया। उसने बताया कि दीदी अक्सर नर्सिंग होम के एक कर्मचारी के साथ घूमती देखी गई हैं। देवर सख्ते में आ गए। बोले, मैंने अक्सर उसे नर्सिंग होम में देखा है, पर मैं सोचता था कि वह डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, इसलिए चीज़ों से परिचित होने के लिए आती है। मुझे तो सपने में भी ख्याल नहीं आया, बात कुछ और है। फिर खोजबीन शुरू हुई, फ़ोन खटखटाए गए। वैसे माइकल नरेंद्र का पता ठिकाना नर्सिंग होम के रजिस्टर में दर्ज था। ये लोग केरल के उस सुदूर ग्राम तक भी गए, लेकिन वे दोनों तब तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। इतनी अक्ल तो उन लोगों में भी थी कि इस समय घर जाना खतरे से खाली नहीं है। वे 8-10 दिन तक जहाँ भी रहे हों, पर जिस समय उनका पक्का सुराग मिला, वे विवाहबद्ध हो चुके थे। माइकल को नौकरी से निकाल देने के अतिरिक्त देवर उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। रसिका 19 साल की थी, बालिग थी और अपनी मर्जी से माइकल के साथ गई थी। उफ, वे 15 दिन हम लोगों के लिए किसी दो स्वप्न की तरह कटे थे। घर और बाहर सिवाय लांछना और अपमान के कुछ नहीं था। मुझे तो बेटी के बिछोह में रोने की भी इजाज़त नहीं थी। इसी बीच एक दिन के लिए विकास आया था, पर हमसे मिला भी नहीं, जैसे वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें दोषी करार देना चाहता हो। देवर और वंदना हफ्ते भर तक क्लिनिक नहीं गए। अम्मा जी रात दिन वंदना को मेरी शादी के लिए कोसती रहीं। पतिदेव अलग मुंह फैलाए बैठे थे, जैसे बेटी के किए कराए में मेरा बराबर का हिस्सा हो। किसी को रसिका ने के अनिश्चित भविष्य की चिंता नहीं थी। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया था। सबको अपनी बदनामी की चिंता थी। दुख था तो यही कि लड़की इज्जत का कचरा कर गई। ऊहा-पोह की इन घड़ियों में लतिका की ओर किसी का ध्यान नहीं था। किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि उस पर क्या बीत रही है। किसी को इसकी चिंता नहीं थी कि जिल्लत की यह घड़ियाँ वह कैसे झेल रही है। उसे बिल्कुल ही भुला दिया जाता तब भी गनीमत थी, पर अम्मा जी तो दिन में 100 बार उसे आशीर्वाद दे रही थीं कि बहन की तरह वह भी एक दिन फुर्र हो जाए। कहती, बड़ी ने किरस्तान ढूंढ लिया तो किसी मियाँ के साथ चली जाना। हमारी तो सातों पीढ़ियाँ तर गईं। भगवान ऐसी संतान किसी को न दे। उनकी बातें मेरा भी कलेजा छलनी कर जाती थी। लतिका तो हमेशा से ही बड़ी संवेदनशील थी। वह रसिका की तरह तेज तर्रार नहीं थी। मन की बात कभी होठों तक नहीं लाती थी, पर उसके कोमल मन के लिए यह भार असहनीय हो गया होगा। बड़ी शांत लड़की थी, बिना कुछ शोर शराबा किए चुपचाप हमारी जिंदगी से चली गई। भाभी जी, भाभी जी, कोई लगातार मुझे फुसफुसाकर आवाज़ दे रहा था, पर नज़र नहीं आ रहा था। बेचैन होकर मैं उठ बैठी, फिर एक बार ध्यान से सुना और खिड़की का पर्दा जरा सा हटा दिया। बाहर माली बाबा खड़े थे। बड़ी बेबी आई हैं, वे फुसफुसाए। मेरा जी धक से रह गया। कहाँ है? किसी ने उसे यहाँ देखा तो नहीं ना? सड़क के ऊपर आटू खड़ो है, बा में बैठी हैं। मुझे चप्पल पहनने का भी होश नहीं रहा। जैसी लेटी थी वैसे ही उठकर भागी। सड़क के उस पर सचमुच ऑटो खड़ा था। बंगले की ओर का भाग पर्दे से ढका था। उस ओर जाकर देखा तो देखती रह गई। अपनी ही बेटी शादी के बाद ऐसी अनोखी लगने लगती है। मैं उसका वह रूप आंखों में भर लेना चाहती थी कि सैलाब सा आ गया। फिर पता ही नहीं चला कि कब वह मेरे गले से आ लगी। कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को आंसुओं से भिगोती रहीं। ऑटो स्टार्ट होने की आवाज़ से मैं चौंकी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं गुड़िया? यहाँ सड़क पर खड़े होकर तो हम इस तरह बातें नहीं कर सकते ना माँ। लेकिन लड़की तू यहाँ आई ही क्यों? वे देखेंगे तो तुझे गोली मार देंगे। उन्होंने आज तक मच्छर भी मारा है तो मुझे मारेंगे। और अगर इतना सा भी स्पार्क उनमें बाकी है तो मुझे खुशी ही होगी। वह मरण भी मैं सिर माथे लूंगी। चुप कर। मैंने उसके मुख पर हाथ रख दिया। क्या तुझे अपनी माँ पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा पहला घाव तो सूखने दे। माँ के लिए ही तो दौड़ कर आई हूँ, वह भावुक होकर बोली। लतिका का सुना तो रहा नहीं गया माँ। जानती थी दुख की घड़ी में तुम इस समय बिल्कुल अकेली हो। एक बार फिर हम दोनों शोक के सागर में डूब गए। तब तक ऑटो एक घर के आगे रुक गया। यह माइकल का घर है।
उसने ऑटो से उतरते हुए कहा, आए हैं तो अब हम लोग सामान भी ले ही जाएंगे। कहाँ जाओगी? दुनिया बहुत बड़ी है माँ, और जिसके हाथ में हुनर है उसके लिए 100 दरवाजे खुल जाते हैं। मैं भी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने की सोच रही हूँ, अप्लाई कर दिया है। नर्सिंग? गुड़िया, तेरे चाचा तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पर मैं क्या बनना चाहती थी मुझसे कभी नहीं पूछा गया। हम लोग जिंदगी भर दूसरों की दया पर जीते रहे, इसीलिए दूसरों की इच्छाएं भी ओढ़ते रहे। भूल ही गए कि हमारा अपना भी एक मन है, उसकी कोई अभिलाषा है। क्या बनना चाहती थी तुम? अब तो याद भी नहीं आता। लेकिन ये मेरा ही नहीं, आम हिंदुस्तानी बच्चे का दुर्भाग्य है कि उसे अपनी मंजिल ढूंढने की आज़ादी नहीं मिलती। अक्सर माँ बाप उन पर अपनी इच्छा लाद देते हैं, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को एक आकार देना चाहते हैं तो वह सहज एक स्वाभाविक बात होती है। जब दूसरे यही करते हैं तो वह एक एहसान हो जाता है। अगर मैं डॉक्टर बन भी जाती तो जिंदगी भर इस एहसान का भार मुझे ढूंढना पड़ता। चलो, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। बड़ी जो हो गई हूँ गुड़िया, तू खुश तो है ना? कैसी लग रही हूँ? इस क्षणिक आवेग की बात जाने दे, इसमें तो कुछ भी साफ नजर नहीं आता। पर सपनों की धुंध जब छट जाएगी, जिंदगी के कठोर यथार्थ का सामना होगा, तब तू कैसे निभा पाएगी? मुझे यही सोचकर डर लगता है। माँ, दुनिया में गरीब लोग भी रहते हैं और मजे में रहते हैं। खुशी तो अपने भीतर से उपजती है, वह बाहर चीजों में थोड़े ही मिलती है। मुझे कष्टों की परवाह नहीं है। आदत नहीं है तो हो जाएगी। अपने घर के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए खटने में एक आनंद है। पर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के लिए खटती रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। समझ गई, नया नया प्रेम है, नया नया जोश उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। ईश्वर करे मैं ऐसे ही खुश बनी रहे। माँ, उसने गंभीर स्वर में कहा, खास बात जो मैं कहने आई थी ये तो रह ही गई। सुनो, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि अब उस घर में तुम्हारा गुजारा हो नहीं सकता, तुम मुझे सूचित करना। मैं तुम्हें पता दे जाऊंगी। सच कहूँ गुड़िया, मेरा तो आज भी वहाँ दम घुट रहा है। तो फिर सोचना क्या, चलो मेरे साथ। तुम पहले अपना कोई ठिकाना तो करो। मेरा भार कहाँ ढोती फिरोगे? तुम क्यों किसी पर भार बनोगी? अपना बोझ तुम खुद उठा सकती हो। मैं? और नहीं तो क्या? क्या तुम्हें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का भान दिलाना पड़ेगा? क्या तुम भूल गई कि एक जमाने में तुम अपने साथ अपनी माँ का भी निर्वाह करती थी? चाहो तो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दिमाग पर जोर देकर 22 साल पहले वाली रमा को याद करने की कोशिश की। लगा कि शरीर में एक नई स्फूर्ति का संचार हो रहा है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, अगर सब कुछ सच है गुड़िया, तो मेरे लिए खड़े रहने भर की जगह ढूंढ दे। उस घर में तो अब मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। लौटते समय वही ऑटो मुझे घर के थोड़ी दूर छोड़ गया। रसिका इस बार साथ नहीं आई। रास्ते में मुझे एकाएक ख्याल आया, तो माइकल तो कहीं नजर ही नहीं आया। शायद संकोच के कारण सामने ना आया हो, पर मुझे भी तो एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। जिसके कारण यह सारा महाभारत हुआ, उसको मैं एकदम ही भूल गई। बेटी से मिलकर ही जैसे मेरे प्राण तृप्त हो गए। लेकिन रसिका ने क्या सोचा होगा? अभी रसिका के साथ इस व्यक्ति का संदर्भ जोड़ने में मुझे देर लगेगी, पर वह इस बात को नहीं समझेगी। वह तो इसे उपेक्षा ही मानेगी। बहुत पछतावा हुआ मुझे। बेटी की खातिर ही सही, माइकल को भी असीसना जरूरी था। पर अब लौटने का कोई उपाय नहीं था। घर आ गया था। फाटक पर ही इनसे सामना हो गया। राकर बोले, ऐसी सिलबिल सी कहाँ से चली आ रही हो? गुड़िया से मिलने गई थी। आश्चर्य, मुझे उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगा, बल्कि वे ही चौंक गए। विस्फारित नेत्रों से मुझे देखते हुए बोले, गुड़िया से मिलने? मतलब कहाँ? इस घर के बाहर कहीं भी, क्योंकि घर में तो आप उसे आने नहीं देंगे ना। कमरे में लौटते हुए भी उनका विस्मय चकित चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था। इतना साहस मुझ में कहाँ से आ गया? कहीं गुड़िया की छूत तो नहीं लग गई? भाभी, यह क्या है? देवर एक लिफाफा लिए सामने खड़े थे। उस लिफाफे का मजमून मैं बिना देखे भी पढ़ सकती थी, इसीलिए चुप रही। जब उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, कहना पड़ा, लिफाफा खुला तो है भैया, आप खुद ही देख लो ना।
लिफाफा मैंने नहीं खोला भाभी, अम्मा अपनी उत्सुकता न रोक सके, उन्होंने ही खोला था, पर मैंने पढ़ा ज़रूर, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि यह क्या है? आपको नौकरी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत के लिए ही अगर करनी होती, बहुत पहले ही नौकरी कर ली होती। पर ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे भैया, तुमने मेरी हर ज़रूरत पूरी कर दी, कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहने दिया। अब तो मेरी सारी ज़रूरतें समाप्त हो गई हैं। पर यह खाली घर, खाली समय और खाली गोद, सब मेरा जीना दूभर किए दे रहे हैं। इसीलिए एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। आपका दुख मैं समझता हूँ भाभी, मैं भी जानता हूँ कि यह दुख सांत्वना से परे है। अगर नौकरी करने से आपका दिल बहलता है तो ज़रूर कीजिए, पर उसके लिए घर से इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं इस घर से ही तो भागना चाहती हूँ। यहाँ रहूँगी तो ये यादें मुझे पागल बना देंगी। मैं थोड़ी देर चुप रहे। कनखियों से उन्होंने भाई की ओर देखा। वो खिड़की के पास इजी चेयर पर लेटे पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं जानती थी कि उनके कान इधर ही लगे हुए हैं। भाभी, देवर ने आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली। आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ, पर क्या वह आपका अकेले का है? जिस तरह संतान का सुख पति पत्नी मिलकर भोगते हैं, उसी तरह संतान का दुख भी साझा होता है। आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगी, दादा को अकेला छोड़ देंगी, तो यह अन्याय होगा ना। वे बेचारे भाई के दुख से विगलित हो रहे थे, पर इनका भीगा स्वर मुझे कहीं से भी छू न सका। सूखी हंसी हंसकर मैंने कहा, सुख दुख बांटने की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर यह कला एक दिन में नहीं आती। इसकी शुरू से आदत डालनी होती है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब नया कुछ करने का हौसला नहीं रहा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप तो खुद समझदार हैं। फिर उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। लिफाफा मेरे हाथ में देकर धीरे से कमरे के बाहर चले गए। उनके जाते ही बड़े भाई मेरी ओर मुखाते हुए, कहाँ जा रही हो? एक छात्रावास में मैथ सुपरिंटेंडेंट का जॉब मिला है। जिंदगी भर जो किया है उसी को भुनाने जा रही हूँ। अप्लाई करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। पूछने पर क्या आप हाँ कर देते? मना तो मैं अब भी कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकते हैं, पर शायद मुझे रोक नहीं पाएंगे। उन्हें इस तरह के दो टूक उत्तर की आशा नहीं थी। गुस्से में उन्होंने हाथ की किताब फर्श पर पटक दी और चिल्लाए, तुम इतनी आज़ाद हो गई हो, इस घर में मुझे बांधने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने शांत स्वर में कहा। वे चीखे, यह मत भूलो कि अभी मैं जिंदा हूँ। ईश्वर करे आप 100 साल तक जिंदा रहें, पर मैं अब यह मृत प्राय जिंदगी और नहीं जी सकती। यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। क्या क्यों नहीं कहती, तुम उस कुलक्षणी के पास जाकर रहना चाहती हो? नौकरी का तो बहाना है। मान लो यही सच हो तो क्या हर्ज है? अगर कोई माँ अपनी इकलौती संतान के पास जाकर रहती है, तो उसमें गलत क्या है? गुस्से से तिलमिला गए। वह ऑर्डर उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। मैं निर्लिप्त भाव से उनका यह कृत्य देखती रही। उन कागज के टुकड़ों में मेरा भविष्य बंद नहीं था तो मैं विचलित होती। मैं तो मात्र फोटोकॉपी थी। ऑर्डर तो मेरे पास 4 दिन पहले ही पहुंच चुका था। पर रसिका जानती थी कि घर में धमाका करने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए यह जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया था। मुझे हफ्ते भर बाद ज्वाइन करना था, पर घर में सबने जैसे अभी से मुझसे नाता तोड़ लिया था। सबकी नाराज़गी के बावजूद मैं धीरे धीरे अपनी पैकिंग कर रही थी। वैसे पैक करने को था ही क्या, अपना कहने लायक सामान तो नहीं के बराबर था। अपनी कहने लायक साड़ियाँ भी गिनती की थीं। शेष तब वंदना के मन से उतरी हुई ही तो थीं। उन्हें ले जाने का मन नहीं हुआ। आश्चर्य तो मुझे इन पर हो रहा था। उस दिन के विस्फोट के बाद एकदम जैसे मौन हो गए थे। मैं दिन भर बैठकर सामान को समेटती या छांटती रहती। वे अपनी इजी चेयर पर बैठकर चुपचाप मुझे देखते रहते। कहते भीतर ही भीतर वे जान गए थे कि अब वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। कई बार रात में नींद खुलती तो देखती ये मुझे घूर रहे हैं। उनकी उन आंखों से मुझे दहशत सी होने लगी थी। उनके गुस्से की तो मुझे आदत सी थी, पर उनका यूं निशब्द होना चौंकाने वाला था। मैंने अपने रिजर्वेशन का जिम्मा जानबूझकर देवर को सौंप रखा था, ताकि कोई यह न समझे कि मैं भाग कर या चोरी छिपे कहीं जा रही हूँ। उस दिन देवर आकर टिकट दे गए, साथ में 500 रुपये भी। जाते जाते भी आपको तंग कर रही हूँ ना? जब भी ज़रूरत हो इसी तरह तंग करती रहिएगा। उन्होंने भीगे कंठ से कहा, झुककर मेरे पैर छुए
बाहर निकल गए। मेरे जाने के अभी पूरे 36 घंटे बाकी थे। लग रहा था आज ही उन्होंने अंतिम विदाई दे दी हो। वंदना भी साथ आई थी। औपचारिक पूछताछ करके चली गई। उससे भी मेरी अच्छी सी बात करने का मन था, पर उसकी कठोर मुख मुद्रा ने मेरे मन की सारी तरलता सोख ली। वह नाराज थी और अपनी नाराजगी मुझ पर जता देना चाहती थी। दूर की ही सही, पर कहने को हम दोनों बहनें थीं। हम दोनों में वह बहनापा कभी नहीं पनप सका। मैं हमेशा मालकिन बनी रही और उसने मुझे यह कभी भूलने नहीं दिया, वह मुझे इस घर में लाई है। उन लोगों के जाते ही ये उठकर मेरे पास आ गए। मुझे डर हुआ कि इस टिकट का भी वही हश्र न हो मेरे ऑर्डर का हुआ था। पर शायद मेरा डर बेबुनियाद था। उनका रुख इस समय जरा भी आक्रामक नहीं था, बल्कि चेहरा खासा बुझा बुझा सा लग रहा था। पिछले दिनों की तरह उनकी आंखें भी दर्द में डूबी हुई थी। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो रमा, तुम सचमुच चली जाओगी? इस बात का मैं क्या उत्तर देती? केवल हाथ में रखे टिकट को देखती रही। रमा, अगर तुम रुक नहीं सकती, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं अकेला नहीं रह सकता। उनका वह अश्रु विगलित स्वर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम अकेले कहाँ हो? यहाँ तुम्हारी माँ है, भाई है, भतीजे हैं। आउटसाइडर तो इस घर में मैं ही थी। मेरे बच्चे थे, तुम्हारा तो पूरा परिवार है। नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहता, अम्मा जी भी नहीं। सब मन ही मन मेरा तिरस्कार करते हैं। नौकर चाकर तक मुझे हिकारत से देखते हैं। पिछले दिनों तुम घर में रहकर भी बेखबर थी, बेसुध थी। उस समय मैंने अनुभव किया कि इस घर में मेरा जो भी स्थान है, रुतबा है, तुम्हारे दम से है। तुम मेरी बैसाखी हो। तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी ना चल पाऊंगा। उनकी बातें मेरे मन पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अपने परिवार वालों के सही स्वरूप को उन्होंने पहचाना भी तो कितनी देर से। इस कड़वे सच को अगर पहले ही जान लेते तो जिंदगी कितनी सरल हो जाती। पर वे मेरे प्रति हमेशा पूर्वाग्रह से घिरे रहे। इसीलिए मेरी हर बात का गलत अर्थ ही लगाते रहे। मुझे चुप देखकर बोले, मैं शायद डर है मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा, पर विश्वास रखो, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि कुछ ना कर सकूं। अरे कम से कम ड्राइवरी तो कर ही सकता हूँ। हम लोग थोड़े में गुजारा कर लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे। यहाँ भी तो हमारे पास अपना कहने को यह एक कमरा ही है। हम लोग साथ रहेंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा। उनका एक एक शब्द मुझे सौ सौ बिच्छुओं के दंश दे रहा था। मेरी आंखें ताप से जल उठी। चुप हो जाओ, मैं चीख कर बोली। भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, मुझसे और नहीं सुना जाएगा। काश यह सब तुम 15 साल पहले, 20 साल पहले सोचते तो जिंदगी की शक्ल कुछ और होती। अब तुम्हारा यह पछतावा मेरे किस काम का? तुम्हारी यह पेशकश मुझे न मेरे बीते हुए दिन लौटा सकती है, न मेरे खोए हुए बच्चे। तुम्हारा यह सोचना, यह सब कहना, सब बेकार है, बेकार है। मैं उनकी छाती पर पागलों की तरह मुक्कों से प्रहार कर रही थी और वे किन कर्तव्य विमूढ़ होकर कभी मेरे बाल, कभी मेरी पीठ सहला रहे थे। जिंदगी पल भर को जैसे ठहर गई थी। यदि आपको इस प्रकार की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।